हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेट क्लब। आज का हमारा वीडियो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे, जिसे मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। ये पीरियड जाना जाता है अपने ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम ओल्ड टू मॉडर्न इंग्लिश। ये एज स्टार्ट होता है 166 सीई से लेकर 1500 सी तक। अब आते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो ये एज स्टार्ट हुआ था 14 अक्टूबर 166 सीई में, जिस दिन नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था। यानी विलियम जो थे, ये नॉर्मन किंग थे और इसने इंग्लैंड पर अटैक करके एंग्लो सैक्सन्स को हराया बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। और फिर वहीं से शुरू हुआ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होने से क्या हुआ कि एंग्लो नॉर्मन्स अपने साथ अपना लैंग्वेज नॉर्मन्स फ्रेंच लेकर आए थे, जो कि इंग्लिश सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके साथ साथ फ्रांस से फ्यूडलिज्म और मोनास्टिक स्कूल्स जैसे कंसेप्ट भी इंग्लैंड में आए। उसके बाद 1500 सीई में ये पीरियड एंड हो जाता है। और सिर्फ एंड ही नहीं, ये पीरियड माना जाता है अ बर्थ ऑफ रेनेसा। यानी इसी पीरियड से रेनेसा का राइज शुरू होता है, राइज ऑफ रेनेसा। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। लिंग्विस्टिक चेंजेस की बात करें तो लिंग्विस्टिक चेंजेस में सबसे पहला चेंज था ओल्ड इंग्लिश का मिडिल इंग्लिश में बदलना। यानी ओल्ड इंग्लिश जिसमें लैटिन, नॉर्थम्ब्रियन, कैंट, वेस्ट सैक्सन जैसे लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस दिखता था, वहीं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हमें फ्रेंच का इन्फ्लुएंस देखने को मिला और यही ओल्ड इंग्लिश इवॉल्व हुआ मिडिल इंग्लिश में। नेक्स्ट, फ्रेंच वोकेबलरी की बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस हुआ तो फ्रेंच लैंग्वेज को लॉ, गवर्नेंस और कल्चर में यूज़ किया जाने लगा, लेकिन लैटिन अभी भी रिलीजन और एजुकेशन में यूज़ किया जा रहा था। और डायलेक्ट्स की बात करें कि उस समय डायलेक्ट्स कौन से कॉमन थे या लोगों के बीच कौन से लैंग्वेज बहुत पॉपुलर था, तो वो था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जो कि उस समय काफ़ी डोमिनेंट रहा और यही आगे चलकर मॉडर्न इंग्लिश में तब्दील हुआ। वोकेबलरी की बात करें तो इस एज में फ्रेंच के आने से यानी नॉर्मन्स के आने से फ्रेंच लैंग्वेज आया और फ्रेंच लैंग्वेज के आने से बहुत से ऐसे वर्ड्स थे जो हमें फ्रेंच लैंग्वेज से लोन लेने पड़े। इट मीन्स बोरो किए हमने। और ओवर 10,000 वर्ड्स कहा जाता है अडॉप्ट किए गए थे इस टाइम, जिसमें से 75% आज भी यूज़ होते हैं। और इसका रिज़ल्ट ये है कि आज भी हम जब भी कोई टर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि दिस वर्ड इज़ डेराइव फ्रॉम ईदर लैटिन और फ्रेंच और ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल कहिए या कह लीजिए अभी अनडेवलप्ड था, यानी डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन वहीं मिडिल इंग्लिश की बात करें तो मिडिल इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर या ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। नेक्स्ट इज प्रोनाउंस एंड आर्टिकल्स। न्यू फॉर्म्स लाइक देयर, दे, देम एंटर द लैंग्वेज फ्रॉम नॉर्स इन्फ्लुएंसेस। यानी इसके पहले ये सारे जो वर्ड्स थे ये नहीं यूज़ किए जाते थे, लेकिन नॉर्मल्स के आने के बाद लैंग्वेज और ग्रामर दोनों में चेंज देखने को मिला। ऑर्थोग्राफी जो कि स्पेलिंग से रिलेटेड होता है, तो स्पेलिंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे थॉर्न पहले इस सिंबल से लिखा जाता था, लेकिन एंग्लो नॉर्मन्स के आने के बाद TH जैसा साउंड इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ लेट्स कम टू द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस एज में रिलीजियस थीम्स, सेक्युलर थीम्स, एलिग्री जैसे बहुत कॉमन थीम्स हुआ करते थे। एलिग्री एक्चुअली मैं आपको बता दें, एलिग्री एक टेक्निक होता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को पर्सोनिफाई करके हम दिखाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आर personified. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कैरेक्टर्स रहते हैं, उनके नाम हम वर्च्यू या सिंस के ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंगलैंड का एक वर्क है पायर्स फ्लोमेन। पायर्स फ्लोमेन में कैरेक्टर्स लेडी होली चर्च है, विल है, चैरिटी है। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये
जो नाम रखे जाते हैं वो क्वालिटीज़ या वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टर होल्ड करते हैं। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और राइम इस समय बहुत प्रोमिनेंट हुआ करता था पोइट्रीज में। मेजर ऑथर्स एंड वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जॉफ्री चौसर का, जिनका बहुत ही फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स। उसके साथ साथ विलियम लैंगलैंड, जिसका अभी हमने एग्जाम्पल देखा बायर्स वुमन, ये एक एलिगोरिकल वर्क था। उसके बाद आते हैं सर टॉमस मैलोरी। इन्होंने मॉर्टर अर्थर लिखा है, जो कि बेस्ड होता है आपको करेज, शिवैलरी जैसे थीम्स पर। और नेक्स्ट इज एनोनिमस, क्योंकि इस एज में कुछ एनोनिमस वर्क्स भी थे, या तो उनके ऑथर के नाम नहीं है या फिर ऑथर्स हैं बट उनके वर्क नहीं है। तो एक वर्क हमारे सामने आता है द सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये एक शिवैलरिक रोमांस है। अब आते हैं सबसे बड़े राइटर इस एज की, जॉफ्री चौसर। इनको हमने बहुत ही शॉर्ट में डील किया है, जस्ट बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, लेकिन इसमें हम एक आपको सेपरेट वीडियो देंगे। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ और डेट है यानी लाइफ स्पैन की बात करें तो 1340 माना जाता है। ये एक एक्चुअली में अप्रॉक्स डेट है, यानी कहीं कहीं 1343 भी देखने को मिलता है, कहीं 1340, तो दोनों सही है। और लगभग 1400 CE तक ये रहे। फैक्ट्स की बात करें तो इनको ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, क्योंकि इसी एज के बाद रेनेसा एक्चुअली इंग्लैंड में आया, रेनेसा का बर्थ हुआ, या यूँ कहिए राइज हुआ, राइज ऑफ रेनेसा जो भी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जॉफ्री चौसर के बारे में, वो ये है कि ये जब तक रहे तब तक 3 किंग्स का रेन चेंज हुआ, यानी इनकी पूरी लाइफ स्पैन में 3 किंग्स ने अपना रूल बदला इंग्लैंड में। जैसे जब इनका जन्म हुआ था तब एडवर्ड 3 थे, नेक्स्ट व्हेन ही लिव्ड देयर वाज रिचर्ड 2, एंड व्हेन ही डाइड द किंग वाज हेनरी 4th। उसके बाद इन्होंने एक और फैक्ट है, वो ये है कि इन्होंने 3 लैंग्वेजेस में मेनली लिखा है, दैट इज फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस राइम रॉयल एंड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसे हम, ये वही हीरोइक कपलेट है जिसे हम हिंदी में दोहा कहते हैं, बट हाँ हम इंग्लिश के सेंस में इसे कपलेट कहेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, फर्स्ट पोएट टू बी बरीड इन द पोर्ट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे। कहा जाता है कि जो भी बहुत बड़े बड़े पोएट्स थे या राइटर्स थे उन्हें स्पेशली वेस्टमिंस्टर एबे में बरी किया गया। उनमें सबसे पहले जो बरी हुए हैं वो हैं जॉफ्री चौसर। तो इसलिए ये सारे फैक्ट्स इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इनकी वर्क की बात करें तो इन्होंने एक ही मास्टरपीस लिखा है, या उसे मैग्नम ओपस भी कह सकते हैं, जो है कैंटरबरी टेल्स। ये अराउंड 1387 से 1400 के बीच लिखा गया था। ये चौसर का मास्टरपीस माना जाता है, जिसमें एक बेसिक जर्नी को दिखाया गया है टू कैंटरबरी। एक्चुअली इनका प्लान था कि ये कुछ ऐसे पोइट्री लिखना चाहते थे जिसमें कुछ ट्रैवलर्स की स्टोरी दिखाएंगे जो कि सेंट थॉमस बेकेट के श्राइन पर जा रहे थे, जो कि कैंटरबरी में है, और जाने के दौरान हर ट्रैवलर को जाते वक्त 2 स्टोरी प्लस आते वक्त 2 स्टोरीज सुनानी थी। और ऐसा ये 30 पिलग्रिम्स के साथ करने वाले थे। इट मीन्स हमारे पास ये 120 स्टोरीज के अराउंड हमारे पास ये कैंटरबरी टेल्स होता, बट अनफॉर्चुनेटली ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया। सिर्फ 24 स्टोरीज ही कंप्लीट इन्होंने की है। थीम्स की बात करें तो थीम्स रिलीजन, क्लास कन्फ्लिक्ट, ह्यूमर, ह्यूमन नेचर। कैरेक्टर्स का इनका इतना बड़ा वर्क लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा एम था चौसर का, वो ये था कि ये कैरेक्टर्स के थ्रू डाइवर्स सोशल क्लासेस दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो उस समय इंग्लैंड में था, यानी कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के टाइम जब ये थे उस समय इंग्लैंड में कौन कौन से सोशल क्लासेस थे, जैसे नाइट, मर्चेंट, मिलर, मॉन्क, स्क्वायर एट्सेट्रा। और इसीलिए ये फर्स्ट राइटर माने जाते हैं जिन्होंने मेन एंड वुमेन पे चर्चा की पहली बार। ये कैंटरबरी टेल बेसिकली लिखा गया है मिडिल इंग्लिश में। अब आते हैं हमें नेक्स्ट स्लाइड पर। रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो जैसा कि हमने बताया बहुत से रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर्स लिखे गए, जिसमें कुछ प्लेज आते हैं जिन्हें मिस्ट्री, मोरालिटी और मिराकल प्लेज भी कहते हैं।
मिराकल प्लेस भी एक टाइप प्ले होता है जो कि सेंट्स के मिराकल्स और उनके वंडर्स पे बेस्ड होता है। और कुछ डिवोशनल टेक्स्ट भी इस एज में लिखे गए जो कि सेंट्स और रिलीजियस गाइडेंस पे बेस्ड हुआ करते थे। नेक्स्ट इज राइज ऑफ सेक्युलर एंड कोर्टली लिटरेचर। रिलीजियस के बाद हम आते हैं सेक्युलर और कोर्टली लिटरेचर्स पे। तो इस एज में बहुत से ऐसे राइटर्स हुए, स्पेशली पोएट्स में, जो कि कोर्ट पोएट्स कहलाएं, यानी कि they were dedicated to the royal family, or they were loyal to the monarch, and so they wrote many such poems that was directly dedicated to the king or queen of that age. तो इसमें आते हैं कुछ रोमांस टेल्स जो शिवैलरी, लव, हीरोइक क्वेस्ट जैसी चीज़ों पर बेस्ड होता था। जैसे अभी अभी हमने देखा था द सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट, जो कि एनोनिमस यानी कि किसने लिखा था या अननोन है। नेक्स्ट इज कोर्टली लव, इसमें आइडियलाइज लव एंड सर्विस टू अ लेडी जैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट इज नाइटली कोड, जिसमें ड्यूटी, ऑनर, ब्रेवरी जैसी चीज़ों पर एम्फेसिस दिया जाता है। अब आते हैं इस एज की लेजेसी पर। तो लेजेसी की बात करें तो ये एज को बहुत चीज़ों से की क्रेडिट दी जा सकती है। एक तो इसे कह लीजिए कि एक ट्रांजिशन एज, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, एक ट्रांजिशन एज कहा जा सकता है, ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। और तो और ये एक ब्रिज भी बना to the Renaissance, and which paved the way for the modern English literature. Next, it influenced the influence of French and standardization of English, यानी फ्रेंच का इन्फ्लुएंस और इंग्लिश का स्टैंडर्डाइजेशन भी देखने को मिलता है इस एज में। एंड नेक्स्ट इज कुछ थीम्स जो मिडिल इंग्लिश में देखने को मिले, जैसे रोमांस, रिलीजन, सेक्युलर टाइप के थीम्स पर। ये आगे चलकर आगे के वर्क्स में को बहुत काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट लेट्स कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड रिफ्लेक्ट्स लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन। इसमें हमें लिंग्विस्टिक चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, चाहे वो वोकेबलरी की बात की जाए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जैसे ऑर्डर की बात की जाए, स्पेलिंग्स की बात की जाए, या फिर राइम, एलिट्रेशन जैसी चीज़ों की बात की जाए। और तो और सोशल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एंड लिटरेरी ग्रोथ बोथ इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलते हैं, जैसे चौसर जैसे बड़े राइटर देखने को मिलते हैं, लैंगलैंड जिन्होंने पहली बार एलिगोरिकल वर्क को इंट्रोड्यूस किया, और तो और मेलोरी जिन्होंने अपने मॉर्टेडी अर्थर जैसी अर्थरियन स्टोरीज को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया। एंड लास्ट इज दिस एरा सेट द फाउंडेशन फॉर द रेनेसां एंड मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। यही एज से हम रेनेसा की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर्स को देखेंगे, लैंग्वेज में क्या चेंजेस आएंगे वो भी देखेंगे, और कैसे लिटरेचर पोइट्री से ड्रामा की तरफ शिफ्ट हो गया, और ड्रामा से और भी अलग अलग जॉनरास तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।